करने वाले हैं। नई सरकार तो बन गई है, लेकिन नई सरकार बनने से ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे आने वाले टाइम पे आपको एक धुआंधार तेजी देखने को मिल सकती है। पूरे वीक का ओवरव्यू लेंगे, अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी जानेंगे, साथ ही साथ ये जो 5 साल है जो नई सरकार के हाथ में है, वहाँ पे हमें ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी सारे एक्सपर्ट। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको लोकेश सेठिया जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहास फूटवाला जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार कंचन जी। थैंक यू ऑल थ्री ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। वीकेंड के दिन भी हम मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले सॉरी इस दिन आपको बुलाने के लिए, और साथ ही साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। कंचन जी, मार्केट में तो हम 24/7 रहते हैं, सॉरी कुछ नहीं है। आज का दिन भी हमारा तो रिसर्च चलता ही रहता है, तभी हम मंडे से फ्राइडे एक्टिव रह पाते हैं। मैडम, ट्रेडर्स नेवर ऑफ ड्यूटी। राइट, ये बात सही। तो ये तो काम हमेशा हमें लगा ही रहता है बाजार में, चाहे मार्केट खुला हो चाहे मार्केट बंद हो, लेकिन बाजार के जो लोग हैं वो हमेशा हमें एक्टिव ही रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लोकेश सर से। सर, पिछले हफ्ते ये जो लास्ट हफ्ता गया है, कैसा रहा ये बाजार के लिए? साथ ही साथ क्या ऐसा ही हफ्ता हमें आने वाला भी देखने को मिलेगा? लास्ट हफ्ता बहुत अच्छा था अगर आप बात करो ऑप्शन राइटर के लिए, और बहुत बुरा था अगर आप बात करो ऑप्शन बायर के लिए। तो आप देखोगे निफ्टी ने 50-100 पॉइंट के बीच में ही पूरा 5-6 दिन बिताया है। जो ऑप्शन राइटर्स हैं उन्होंने तो पैसा जरूर बनाया है राइट करके, पर ऑप्शन बायर के लिए इतना अच्छा नहीं था लास्ट हफ्ता। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बोले तो कुछ सेक्टर में तो आपको जबरदस्त रैली आते हुई दिखी है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो रेलवेज हो। हर रोज दूसरे दिन में नया नया पॉकेट आया है। कल का जो पॉकेट था वो एमएनसी स्टॉक्स का था। अगर देखोगे एस्केप देख लो आप, टिमकेन देख लो आप, स्कैपला देख लो। तो ये रह कि आपको जो मिस आउट हो चुके थे या जिनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था बजट इलेक्शन के दिन में, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी वापिस मार्केट में आ रहे हैं और अपने अपना पोजीशन को वापिस रीबिल्ड कर रहे हैं बिफोर बजट। और यही मेरा मानना है आने वाले, अब जितना सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो, मुझे अभी तक क्लियरिटी नहीं है। 22 जुलाई को शायद बजट है, थोड़ा दूर है। इतना दूर तो होना नहीं चाहिए था। मेरा एक्सपेक्टेशन 1-2 तारीख को था, बट आई डोंट, कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। बट 22 तारीख को शायद इलेक्शन है, तो सॉरी बजट है। वो अभी भी 1.5-2 महीना है, तो इलेक्शन बजट रैली तो इतना तेजी से अभी तो नहीं आएगा। अभी 5-7 दिन लगेगा बजट रैली को स्टार्ट होने में। बट मुझे लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको 24,500 निफ्टी और 55,000 बैंक निफ्टी दिखेगा। एक चीज मैं क्लियर बोलना चाहूंगा, मार्केट कभी भी लिनियर में नहीं चलता। तो मैं अगर बोल रहा हूँ 24,000 या 24,500, उस बीच में कई बार आपको 200, 300, 400 पॉइंट का करेक्शन भी दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं जब मैं बोलूँ जब मैंने तो बोला था मार्केट चलेगा, ये तो टूट गया। कोई बोलेगा मैं तो बोला टूट गया, देखो टूट गया। एक चीज क्लियर है, मार्केट हर रोज 100 पॉइंट 50 पॉइंट नहीं बढ़ता। 100 पॉइंट जाएगा, 50 पॉइंट टूटेगा, फिर 150 पॉइंट चलेगा, फिर 70 पॉइंट टूटेगा, ऐसा चलता है मार्केट। तो एक आध दिन ऊपर नीचे होंगे, उसको आप ट्रेंड किस लेवल पे, ट्रेंड कहाँ, ट्रेंड साइडवेज है, ट्रेंड अपर डायरेक्शन में, ट्रेंड लोअर डायरेक्शन में, आपको वो क्लियर करना है। क्योंकि मैं व्यू पॉइंट एक दिन का नहीं दे रहा हूँ, मैं 5 दिन का नहीं दे रहा हूँ, मैं व्यू पॉइंट दे रहा हूँ 3-4 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां से मुझे ट्रेंड अपर डायरेक्शन लग रहा है, और ये 24,500 तक भी निफ्टी आ सकता है। और हो सकता है बजट से पहले भले आपको 24,000 भी दिखने को मिल जाए एक बार के लिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है। कल हम लाइफ टाइम हाई में बंद हुए, पहली बार कल बैंक निफ्टी में 50,000 के ऊपर जाके बंद हुआ है। तो ये जो सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखा रहा है मार्केट, तो हो सकता है आपको एक रिटर्न अच्छा मिले। और मुझे बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा मजबूती दिख रही है बाकी दूसरे सेक्टर से, तो इस सेक्टर में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ओवरऑल व्यू ये है। सेम बैंक निफ्टी भी है। बैंक निफ्टी अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो 50,500 से 50,800 मुझे दिख रहा है। डाउन साइड में 49,700 49,500 आपका सपोर्ट जोन है शॉर्ट टर्म में। मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलेंगे, मिड टर्म में मुझे 55,000 का टारगेट दिख रहा है आने वाले 5 से 6 महीने। जी ठीक है। तो एक टारगेट सर ने पहले दिया था 50,000 का, वो तो हमने ऑलरेडी अचीव होते हुए देख लिया है। एक दूसरा टारगेट सामने आया है 55,000 का, और हो सकता है कि आने वाले 5 से 6 महीनों में हमें वो भी देखने को मिल सके।
कंची से एक दो लाइन और ऐड करना चाहूंगा। जी जब मैं 50,000 का टारगेट दिया था उस टाइम में बैंक निफ्टी 43-44,000 चल रहा था, आपको याद हो, और उस टाइम में मार्केट करेक्ट भी हो रहा था, मगर ट्रेंड क्लियर था जो अपर डायरेक्शन में। मेरा कहने का मतलब है अगर मार्केट में आप बने हो तो पैसा बनेगा। अगर प्रॉफिट बुक कर लिया जल्दी, आपको पेट का हजम होने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप सोचोगे करेक्शन आ जाएगा, करेक्शन के इंतजार में ज्यादा लॉस हो रहा है, ना कि करेक्शन में पार्ट लेके, राइट। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे इलेक्शन टाइम की अगर बात करें, उसके 1.5 महीने पहले से बहुतों ने बोला है प्रॉफिट बुक कर लो। अब एक दिन का करेक्शन आया जरूर है, मगर जो 1.5 महीने से प्रॉफिट बुक किया है, तो 15% चलने के बाद अगर 5% टूट भी गया तो आपने तो वो मिस कर लिया अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, मान लीजिए आपने ऊपर ही बुक किया है और नीचे आ गया, क्या आप नीचे ले पाए हो? तब डर लगता है जो और भी नीचे आ जाएगा। समथिंग लाइक एचएल का एग्जांपल दें, 5200 देखा, उसके बाद हमने 4300 देखा इलेक्शन के दिन, करेक्ट। तो हमने सोचा ठीक है 52 में बेच दिया, या 5000 में बेच दिया, या 4500 में बेच दिया, चलो 42 में मिल रहा, अच्छी बात है। क्या ले पाए कोई दर्शक रिटेलर? मैक्सिमम रिटेलर ले नहीं पाए, क्योंकि उनको लग रहा था 3500 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अभी तो दूर रहे, अब वापिस 5200 है, आज के दिन में 5200 है। अब वो बोले मेरा तो मिस हो गया, बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, मेरा तो मिस हो गया। तो अगर आपका ट्रेंड क्लियर है, अगर आपका स्टॉक महंगा नहीं है, तो भी प्रिसाइज महंगा नहीं है, उस केस में बने रहना ज्यादा अच्छा है देन बाहर बैठना। जी मैम। तो अब हमने समझ लिया है, और साथ ही साथ किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको निभानी है आने वाले टाइम में, वो भी जानकारी मिली। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण कुमार जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon, panelists. गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, लोकेश जी को सुन रहा है? मूविंग फॉरवर्ड, सुभाष सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकेश सर ने बताया वो स्ट्रैटेजी निभानी चाहिए, या आपका कोई और स्टांस है इसमें, और किस तरीके का रहा पिछला हफ्ता, इसको भी प्लीज इंक्लूड कर दीजिए। हाँ, लोकेश सर ने बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिया, पूरा बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज। मैं भी स्टिल इंटेक, मेरा टारगेट 25,000 तक का है टिल दिवाली, और वो बहुत कंजर्वेटिव टारगेट, शायद बहुत जल्दी हो सकता है। और मेरा भी जो स्पेशल ये सेशन अटेंड किया है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, किस किस सेक्टर को वो फोकस कर सकती है, तो गवर्नमेंट के सेक्टर छिपे हुए नहीं है, जो ऑलरेडी भाग चुके हैं, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, सोलर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी मॉडल हो गया, ये सब अच्छे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलरेडी यहाँ से 2 गुना 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी सबको स्टॉक वैल्यू बहुत ही हाई लग रही होगी, बट माय व्यू इज इंटैक्ट। लोकेश जी ने अच्छा किया था कि कौन बाय कर पाया था 4 जून को। द फैक्ट इज दैट कि जहां 20-25% पीएसयू स्टॉक नीचे थे, डिफेंस के स्टॉक नीचे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी, बट जिन्होंने समझदारी दिखाई होगी, दे आर मस्ट बी इन अ वेरी गुड गेन ऑफ 10-20% ऑल स्टॉक इंडिविजुअली। तो मार्केट इज ऑल अबाउट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। बोलते हैं ना, नसीब अच्छा होता है तो मार्केट में पैसा बनता है, नसीब अच्छा नहीं होता मार्केट में पैसा नहीं बनता। दिस सिंपली ऑल द मिथ्स। नेक्स्ट इन इज डिफाइंड एज चांसेस यू टेक, अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब। जो 4 जून को थी, जिन्होंने ग्रैब की उनका नसीब बन गया, जिन्होंने ग्रैब नहीं की उनको भी वेट करना पड़ेगा, बाय टिप्स का अप्रोच रखना पड़ेगा, राइट मैम? ठीक है, तो सुभाष सर ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है। अब चलते हैं अनिल सर के पास। अनिल सर, आपके हिसाब से कैसा रहा पिछला हफ्ता, और आने वाला जो हफ्ता है वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है? कम ही दिन ट्रेडिंग सेशन, 4 ही दिन है, बिकॉज मंडे को तो ऑलरेडी हॉलीडे है, तो कैसे देखने को मिल सकते हैं 4 दिन? कंचन जी देखिए, 4 दिन के लिए व्यू देना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए पूरे महीने का व्यू देना बड़ा मुश्किल है। 4 दिन तो बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म हो गया मेरे लिए। लेकिन नई सरकार के आने से जो आने वाले 5 साल है उसका व्यू देते हैं। मेरे ख्याल से, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है आपके शो पे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। सरकारों के आने जाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क इन्वेस्टर्स को नहीं पड़ना चाहिए। ट्रेडर्स को फर्क पड़ सकता है, इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स का डिफाइनिंग क्राइटेरिया ही लॉन्ग टर्म होता है। जो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें या 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी अ नॉन इवेंट फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली इन्वेस्टर्स। तो मैं अपने आप को अगर मैं रखूं तो मैं कहूँगा कि एज अ ट्रेडर, बिकॉज मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, तो एज अ ट्रेडर मुझे फ़र्क पड़ता है, और वहाँ पे भी मेरा स्टांस नॉन डायरेक्शनल ही होता है। डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन, जैसा मूवमेंट आता है वहाँ से हम एडजस्ट कर लेते हैं। बट मेरे पास
ओवरऑल कुल मिला के मैं कहूँ तो वैल्यूएशंस को अगर आप छोड़ दें निफ्टी के वैल्यूएशंस को, तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जिससे मैं फाइंड आउट कर सकूं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। सो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी निफ्टी जो है करीब 20 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ जस्ट रीजनेबल। यहाँ से अगेन वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, हमने पहले भी देखा है। तो वैल्यूएशंस का कंफर्ट जब भी मार्केट गिरा है वो नज़र आया है, लोगों ने बाइंग की है बहुत अच्छे लेवल्स पे, हमने भी बाइंग करवाई है अपने क्लाइंट्स को, और वो एक अच्छा टाइम होता है। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट अभी भी है, तो मुझे यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाते हुए नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, तो एक रिटोरिकल क्वेश्चन के तौर में मैं इसका आंसर कहूँगा कि निफ्टी जो है 50,000 भी पहुँच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़े लॉजिकल सेंस की और शॉर्टर ये जो रीजनेबल टाइम फ्रेम्स होते हैं उसकी बात करें, तो मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा मार्केट, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। मैं कहूँ इमीडिएटली अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में कोई मुझे अपसाइड नज़र आ रही है, तो मेरा आंसर होगा नो। लेकिन 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। ये जो इवेंट्स होती हैं, एंड दिस इज़ मोर फॉर ट्रेडर्स, अभी जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स की जो इवेंट आई, ये 5 साल में एक बार होने वाली इवेंट है, और ऐसी इवेंट्स स्टॉक मार्केट में जो कि 5 साल में 10 साल में होती रहती है, 10 साल में जाके होती है ना, ऐसी इवेंट्स स्टॉक मार्केट में करीब करीब रोज़ होती हैं। तो एक इन्वेस्टर्स के लिए, सॉरी ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे कैपिटलाइज करने की। तो हमने अभी जैसे लोकेश जी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट बहुत अच्छा था। ऑप्शन सेलर्स के लिए एक्चुअली ये राइट फ्रॉम 4th जून ऑनवर्ड्स ये मार्केट बहुत अच्छा रहा। 5th जून को आई थिंक आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो थी वो पीक आउट किया था वहाँ पे, और वहाँ से सीधा नीचे आ रहा है। सो एनीवन कुड हैव मेड मनी इन दिस मार्केट। आपको कोई स्पेशल टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको सिर्फ ये पता है कि आईवी हाई है, यहाँ से द ओनली डायरेक्शन इज डाउन, 80 to 90% चांसेस। सो हमने उस पर कैपिटलाइज किया है, और अब ये इस टाइप की इवेंट्स आती रहती हैं। तो ये हो गया ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए जैसे मैंने कहा, आपको मार्केट में बने रहना चाहिए। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपको 10-15% का मार्जिन अगर आप रख सकें तो बहुत अच्छा होता है। मेरी एडवाइस अभी भी यही होगी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई सेक्टर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है अभी जहाँ पे मुझे बहुत क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एज अ सेक्टर। सो कुछ एक कंपनीज हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एज अ सेक्टर मेरे पास कंजम्पशन और फार्मा को छोड़ के कोई बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव सेक्टर्स नहीं लग रहे हैं। बाकी सारे सेक्टर्स हैं बहुत अच्छे खासे अप्रिशिएट हो चुके हैं, तो कंजम्पशन और फार्मा एज अ सेक्टर मेरी पिक रहेंगे। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक बोलें तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें निकल आएंगी। लेकिन मेरा जो दूसरा पॉइंट था इसके अंदर वो है कि आपके रिटर्न्स वगैरह जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पोर्टफोलियो लेवल पे कैलकुलेट करें, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे आपने एक स्टॉक में बना लिए 70-80%, लेकिन अगर उसका पोर्टफोलियो में एलोकेशन करीब 5% के आसपास है या 2-3% ही है, तो इट इज़ नॉट अ नीडल मूविंग थिंग फॉर द इन्वेस्टर। तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एलोकेशन सही हो। और यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि अगर आप 10% या 15% कैश में बैठे रहते हो और आप अपॉर्चुनिस्टिक हो, जब कभी मार्केट इस टाइप का डिक्लाइन दिखाता है 3-4% का डिक्लाइन, आपको ये भी पता है कि एक बहुत अच्छी SIP बुक आ रही है। लोकेश जी के पास फिगर्स होंगे, मेरे पास मुझे हैंडली याद नहीं है, लेकिन वो अमाउंट इतना बड़ा है कि मतलब मैं करीब 10-15 साल का टाइम फ्रेम लूँ तो पहले के ज़माने में मतलब 10-15 ईयर्स बैक वो अमाउंट बहुत बड़ा लगा करता था। सो आई क्लियरली रिमेंबर 5,000 करोड़ का कुछ रियलाइजेशन सरकार को चाहिए था, और उन्होंने कोई एक टैक्स लगाया था, सेस लगाया था, आई डोंट नो, शायद स्टूडेंट्स का या इस टाइप से कुछ, स्वच्छ भारत का या कुछ ऐसा। और वो एक बड़ा अमाउंट था, क्योंकि सरकार ने बड़ा एडवर्टाइज भी किया था इसको कि हमें 5,000 करोड़ रुपए सालाना इससे मिलेंगे। आज की तारीख में आप देखिए वो सारे फिगर्स एकदम बहुत छोटे छोटे फिगर्स हो गए, आपको हंसी आएगी वो फिगर्स देख के। तो अब मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, तो मुझे ये वाले बड़े बड़े फिगर्स याद नहीं रहते, लेकिन
SIP बुक हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच बेसिकली मीन्स एवरी मंथ आपके पास इतना पैसा मार्केट में डिप्लॉय हो रहा है, तो डाउनसाइड मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, ऊपर जाने का भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गैप नज़र नहीं आ रहा है। मैं अभी भी नॉन डायरेक्शनल हूँ, मैं अभी भी 10% 15% कैश लेके रहूँगा। जब मार्केट नीचे जाता है 3% 4% अगर मार्केट गिरता है, दैट्स अ वेरी गुड टाइम टू डिप्लॉय योर कैश, बी अपॉर्चुनिस्टिक। 10-15% में आप जो कुछ वहाँ पे छोड़ रहे हैं उससे ज़्यादा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मेरा व्यू अभी भी नॉन डायरेक्शनल ही है निफ्टी को लेके फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्गर टर्म के लिए मैंने जैसे कहा आपको बने रहना चाहिए। अगर आप 10% 15% कैश में भी बैठते हैं देन ऑल्सो आप 85 to 90% लॉन्ग है। अब ये देखिए, तो आई एम नेट आई एम लॉन्ग, एब्सोल्युटली लॉन्ग, नो डाउट अबाउट इट। जी जी, वो सारी चीजें हमने समझ लिए हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम में कोई भी रेंज नहीं है और साथ ही साथ शॉर्टर टाइम पीरियड में 3 से 4 महीने की बात करी जाए तो उसके बारे में भी जानकारी ले ली। मूविंग फॉरवर्ड, अरुण सर, कमिंग बैक टू यू, कैसा लग रहा है मार्केट का सेंटिमेंट? और अगर हम पर्टिकुलर लेवल्स की बात करें तो बजट आने के बाद हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? लास्ट टाइम हम जब एक डिबेट कर रहे तभी हमने बताया था कि 2024 निफ्टी टारगेट 24,000, ये शायद आपको इस 2 महीने बाद मिले, आज मिले, लेकिन 24 में 24 होना फाइनल है। सेकंड थिंग, बैंक निफ्टी के लिए जो मेरा टारगेट था वो 52,500 53,000 तक है। मतलब थोड़ा सा मैंने कट किया लोकेश सर के टारगेट से, थोड़ा सा नीचे हूँ। ये दो टारगेट मुझे लगता है अचीवेबल है। सेकंड थिंग, यहाँ पर कॉशियस भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन वे मार्केट चले, मार्केट हमेशा अप डाउन में ही चलेगा। अगर वन वे चलता तो यहाँ पर निफ्टी 60,000 होने में भी टाइम नहीं लगता। लेकिन निफ्टी का जैसे बताया कि आदमी और निफ्टी जाना ऊपर ही है, ऐसा परफेक्ट है कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी या तो इंडेक्स को ऊपर ही जाना है। लेकिन आपको स्टॉक आपका परफॉर्म करना चाहिए। वैल्यूएशन जहां सस्ते हैं वही स्टॉक आप लीजिए, जहां वैल्यूएशन ज्यादा है वो स्टॉक मत लीजिए। टारगेट जैसे निफ्टी का टारगेट सपोज अभी 24,000 छोड़ दीजिए, 28,000 भी मान लो कि 28,000 आने वाला है, लेकिन आपके पास अगर वैल्यूएशन वाला स्टॉक नहीं है, जो सस्ते वैल्यूएशन वाला स्टॉक नहीं है, तो आपको निफ्टी से भी कम रिटर्न आपके स्टॉक्स में मिलेगा और मे बी नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। ऐसा मत सोचिए जो 8,000 निफ्टी था अभी अभी 24,000 चल रहा है, अभी भी जो स्टॉक 8,000 पे थे वही निफ्टी की जितना भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो दैट इज एवरी टाइम रहेगा मार्केट में। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता, हो डीप डीप आते रहेंगे और डीप आएगा तो ही निफ्टी आगे बढ़ पाएगा, कंसोलिडेशन होगा तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड थिंग, कल मैं सारे यूएस के वगैरह के चार्ट्स वगैरह देख रहा था, तो उसमें मुझे लगता है कि वहां पर काफी सारी चीजें ओवरबोट हो चुकी है कंपेयर टू वहां का मार्केट हाई है। अभी भी हम थोड़े से नीचे उस मार्केट से। तो यहाँ पर अलग थीम है, यहाँ पर बजट का थीम जो 1 जुलाई को पहले आने वाला था वो जैसे अभी 22 जुलाई हो गया, तो मे बी थोड़ा सा यहाँ पर बैक साइड हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन आए। लेकिन वो करेक्शन होगा क्या कि आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना वो देख के फिर करेक्शन आए, फिर आप उस सेक्टर पे नजर रखें। जैसे मार्केट बहुत ही बढ़ रहा था तब फर्टिलाइजर केमिकल नहीं चल रहा, तभी हमने फाइंड किया था फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट करना चाहिए। शायद 2 महीने से हम लोग लॉन्ग है फर्टिलाइजर में। आपको यूपीएल यहाँ पर मैंने 450, जीएनएफसी 600 के आसपास, 580 600 के आसपास, जो भी जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक है हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, केमिकल स्टॉक्स की भी डिस्कस की थी। वो सारे स्टॉक आज कहाँ है? डेफिनेटली गवर्नमेंट स्टॉक जिस तरीके से लास्ट 1 ईयर में चले हैं तो उसमें मोमेंटम है। अगर यही गवर्नमेंट यही सेम आई है और जो भी मिनिस्ट्री थी वो भी सेम रहा, तो जितना भी यहाँ पर जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोग्राम है, डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम, वो सारा चलता रहेगा। लेकिन एक वैल्यू जो पीएसयू स्टॉक में आ चुके हैं, मे बी आई एम नॉट से टू डाउन होगा, लेकिन वहां रिटर्न आप वही स्टॉक फाइंड करिए जहां आपको कॉस्ट वाइज कम में मिल रहा है। जैसे मुझे लगता है कि कैनरा बैंक अभी भी सस्ता है कंपेयर टू अदर बैंक, मुझे कैनरा बैंक अभी भी सस्ता लग रहा है। तो वहां ऐसी अपॉर्चुनिटी आप वो स्टॉक्स में फाइंड करिए कि जहां पी कम हो, आपको कम दूसरे स्टॉक से वैल्यूएशन में सस्ता मिलता हो। सेकेंडरी, निफ्टी बैंक निफ्टी का टारगेट, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का टारगेट एवरी टाइम हम यहाँ पर देते हैं, लेकिन वो ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना। एक बात याद रख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने 24,000 का टारगेट दिया तो 25,000 नहीं होगा, वो 25,000 भी आने वाला है। और बैंक निफ्टी 53,000 से लेके 60,000 भी होने वाला है, नहीं होने वाला ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जिग में चलेगा, आपको जब भी मौका मिले आप इन्वेस्ट करते रहिए। और मैंने आपके चैनल पे आई थिंक 2-2.5 महीने पहले बोला था, आने वाला 30-35 साल इंडिया का है।
जैसे जापान में जिस तरीके का तेजी चला था वही तेजी इंडिया में आने वाला है, वही थ्योरी सेम लगने वाला है। तो यहाँ पर भी आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट जापान की तरह यहाँ भी यूएस की तरह जीरो साइड जाएगा, तो रेट कट भी आते रहेंगे, लेकिन सेम इट इज कॉशियस भी रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई भी स्टॉक्स अनाप शनाप ले ले। और लास्ट में एक और बात यहाँ पर कहूंगा कि मैं काफी टाइम से मार्केट में हूँ, तो मैंने ऐसा एक जैसे ऐसा कुछ होगा नहीं है, जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2008 में ऐसा सिनारियो देखा था कि कोई भी स्टॉक उठा के लेके जाओ, सुबह आपको 10 से 12% प्लस मिलता था। कोई आरएनआर लेते थे, कोई आर पावर, रिलायंस, कोई भी स्टॉक, कोई शेषा गोवा लेते थे, एजुकॉम लेते थे, टाइटन लेते थे। तो मतलब सुबह वो प्लस ही खुलता था, कभी भी माइनस खुलने वाला नहीं रहा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। ऐसा बबल है ऐसा भी नहीं है, बबल बनने में तो बहुत देर है, अभी बबल बनने में तो काफी टाइम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस जो सिचुएशन पास में थी वो अभी प्रेजेंट होगी। लेकिन थोड़ा मुझे कंसर्न है कि जिस तरीके से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अपने को कैश ऑन हैंड रखना चाहिए। जब भी आपको डीप मिले, डीप इन सेंस की 4-5 हजार पॉइंट का नहीं, 1500, 500, 1000 पॉइंट मिल जाए, दैट इज गुड वन, तो वहां पर आप लीजिए। S&P जैसे है तो 72-73 RSI पे चल रहा है, वो ऑलरेडी ओवरबॉट है। यहाँ पर आप नास्डेक भी देखिए तो भी ओवरबॉट है, तो वहां भी थोड़ा सा मुझे लगता है करेक्शन आने की तैयारी है। और ऐसी भी बात लोग कर रहे हैं कि एनवीडिया बबल बन रहा है, एनवीडिया बबल, सॉरी, बबल डॉट कॉम के जैसा है। तो वो रेट अगर बबल डॉट कॉम बनना है तो भी एनवीडिया को 2800-2900 जाए तब वो बबल बनेगा। अभी तो ये समझो 1200 ही है, अभी भी यहाँ से 1600 डॉलर का जगह है एनवीडिया में। तो ठीक है, थ्योरी, हर एक एनालिस्ट अपने हिसाब से थ्योरी लगा के अपने हिसाब से मार्केट को जज करते हैं और अपने हिसाब से ट्रेड लेते हैं। सेकंड थिंग, ट्रेडर ट्रेडर ऑलवेज बी हैप्पी, उसको नीचे जाए अब जाए उससे कोई लेन देन नहीं, उसको तो 9:15 को काम स्टार्ट करना है और शाम को खत्म करना है। तो जब भी आप ट्रेडर है, ट्रेडर के एक्सपेक्ट से सोचेंगे तो आपको ओवरबॉट दिखेगा। आप इन्वेस्टर के हिसाब से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा नीचे है तब मैं लूं। और थोड़ा नीचे आते हैं जब, जैसे लोकेशन ने बताया, थोड़ा सा नीचे आते ही हम लोग ये सोचते हैं कि अरे यार अभी तो 100 रुपीज था, 80 आ गया, अभी मैं 60 पे लूंगा। 60 पे आता है तो हम 40 पे चले जाते हैं, और वो 40 कभी नहीं आता। तो आपको इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि मैं अगर कोई स्टॉक्स, जैसे मैं HAL हूँ, मेरे को 4200 में लेना है, तो वहां मेरा 25-30% अनसर्टेनिटी कुछ है, तो मेरा इतना अमाउंट चला जाना चाहिए। अगर वो अमाउंट के बाद और नीचे आता है तो थोड़ा और इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं आता और ऊपर चला जाता तो 30% जो मेरा कैपिटल मैंने लगाया वो उसके हिसाब से तो मुझे रिटर्न मिलने ही मिलने वाला है। तो अब 2-3 बातें हैं कोशिश जैसा, वो आप देख सकते हैं। बाकी तो मार्केट मुझे ठीक ठाक लग रही है। और यहाँ पर कुछ जो इवेंट आने वाली थी, जो इवेंट की एक्सपेक्टेशन थी, सारी इवेंट हो चुकी है। और बजट में मुझे लगता है कि बजट थोड़ा सा सोशलिस्टिक बजट होना चाहिए। तो बजट से कोई इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बजट से बड़ा एक्सपेक्टेशन आ जाए। सेकंड थिंग, ये डिस्कस लोकेश सर ने भी किया था, मैं भी मानता हूँ कि FI बहुत पैसा बाहर निकाल चुका है, तो अभी वो कहीं ना कहीं पैसा डालने तो आएंगे। और जब वो पैसा डालते हैं तो आपने देखा 3 दिन से वो थोड़ा छोटा छोटा बाय करते, फिर भी मार्केट कितना बार अप जा रहा है। अगर उसने कहीं 20-25 हजार करोड़ का बाय कर लिया तो निफ्टी कहाँ पहुंच जाएगा। तो समझो बजट तो दूर है, 2024 भी दूर, 2024 भी दूर है, इससे पहले ही हो जाएगा 24 हजार। समझो जिस जिस तरीके का माहौल है, अगर यूएस वनडे को भी चला, मंडे को यूएस में, अभी देखिए यूएस 3-4 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अप जाता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस हो जाता है, या तो बहुत प्लस होता है फिर भी फ्लैट हो जाता है। लास्ट 4 to 5 डेज से हम देख रहे हैं डाउ जोन्स या तो अप होता है तो भी फ्लैट हो जाता है, बहुत डाउन होता है कवर होके हो जाता है। अगर यहाँ पर मंडे को एक रैली आती है तो हम 24 हजार से मेरे हिसाब से 300-400 पॉइंट ही दूर रहेंगे ट्यूसडे को। अगर कुछ गिरावट आती है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी होने वाला तो है ही। और दूसरा, मेरा जो फेवरेट सेक्टर अभी मुझे लगता है कि बैंकिंग, जहाँ जो स्टॉक चले नहीं, एक तो बंधन बैंक, HDFC बैंक में भी अच्छा मूव बन रहा है, कितने टाइम का कंसोलिडेशन के स्टॉक बाद एक स्पेसिफिक लेवल से बाहर निकला है। उसके तो बाद यहाँ बात भी करें। आपको मुझे लगता है 8 to 10% रैली आनी चाहिए। HDFC बैंक, बंधन बैंक, और स्टॉक स्पेसिफिक में अपना GICRE 330 से अरुण सर, 400 मेरी हो गए। बात अब तक आ रही है? क्या? स्टॉक स्पेसिफिक अभी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक, ओके ओके। तो ठीक है। ये तो मोटा मोटी मैंने मार्केट का व्यू बता दिया और सेक्टर स्पेसिफिक बात कर ली। और निफ्टी जी। को अभी भी अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जाना ऊपर ही है, लेकिन आप फाइंड करें कि आपको किस सीट में बैठना है। आपको पहले नंबर पे बैठना है, 10 नंबर पे बैठना है, टर्न आए तो सीधा बैठ ही जाइए, वरना वो ट्रेन रुकेगी नहीं, अगले स्टेशन फिर चल के जाना पड़ेगा। जी।
ओवरऑल हमने मार्केट का ओवरव्यू ले लिया है कि इस टाइम पे हमें कहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या लेवल्स आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हो। फंडामेंटली हमने सारी की सारी जानकारी ले ली है। यस लोकेश, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा थोड़ा रिटेलर को बूस्ट देने के लिए, क्यों हमें लग रहा है मार्केट इस तरह से चलना चाहिए। करेक्ट, एक बार आप जापान का मार्केट देख लो, आप देखो वियतनाम, आप अगर देखो जो डेवलप चाइना, तो ये जब $2500 के इनकम थी इनके जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी का इनकम, अब वहां से जब 6000 8000 और 10000 हुआ है, तो क्या क्या सेक्टर चला है और किस तरह से मूवमेंट आई है। कंज्यूमर वही है, हर कंट्री में कंज्यूमर वही है, वही बाई सेल होता है। करेक्ट, तो कंज्यूमर में कैसे कैसे ग्रोथ आएगा आपको वो देखना समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप $2500 से हम जा रहे हैं नेक्स्ट $5000 और $8000 $10000। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आज के दिन पे नॉमिनल जीडीपी 8 से 10% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। आप देखोगे जीडीपी 7-8 है और प्लस इन्फ्लेशन मिला के 11 होता है। मैं 8 के एवरेज लेके चलता हूं, अगर 8 भी ग्रो कर रहा है तो 10 साल में हमारी जीडीपी ग्रोथ डबल हो जाएगी। मैं 5 साल 7 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल में नेक्स्ट 2033 2034 में हम $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, जो आज $4 ट्रिलियन में है। मोदी जी बोल रहे हैं हम 28-29 में पहुंच जाएंगे, 5-6-7 में। मैं थोड़ा सा लंबा लेके चल रहा हूँ, 33 तक लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, हम थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। करेक्ट, उस केस में क्या होगा, लास्ट 75 ईयर्स में जितना हमने पैसा बनाया है उतना पैसा, मतलब 4 ट्रिलियन हमने लास्ट 75 ईयर्स में बनाया है, 76 ईयर्स में, उतना पैसा बनना है आने वाले 10 साल में। जो 75 साल में जो पैसा बना है उतना ही पैसा बनेगा आने वाले 10 साल में। अब गंगा जी बह रही है, समुद्र बह रहा है, कौन कितना निकाल सकता है वो उसके ऊपर है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं अरुण जी का। अरुण जी ने एक एग्जांपल दिया, जो अगर महंगा स्टॉक है तो उसको नहीं लेना ज्यादा बेटर है, अच्छा स्टॉक में भी। मैं 2 एग्जांपल देता हूं ऐसा सन 2000 में 2000 में इंफोसिस 300 की बी में चली गई थी। उसके बाद इंफोसिस आने वाले 10 साल में ₹1 का भी रिटर्न आपको जनरेट करके नहीं दिया। स्टॉक वाइज अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो हर साल इंफोसिस में प्रॉफिट आया है, हर साल इंफोसिस में प्रॉफिट जनरेट हुआ है, पर स्टॉक में वो रिटर्न आपको नहीं देखने को मिला। सेम एग्जांपल अब हम अभी का लेके चलते हैं, टाटा एलेक्सी, जो डिस्क्लेमर है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, हमने 600 में लिया था, उसको 10,000 देखा है 2021 के आखिरी में जाके। 21 के आखिरी से लेकर आज 24 का जुलाई हो गया है, ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए, वो 7,000 का 7,000 में पड़ा हुआ है, नो रिटर्न। क्यों? अगर आप उनका बैलेंस शीट देखोगे हर क्वार्टरली उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है बैलेंस शीट में, पर स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा। सेम एग्जांपल HUL का देख लीजिए, 2020 में ₹2200 का था, आज भी ₹2500-2600 है, नो रिटर्न इन लास्ट 4 इयर्स। HUL जैसा शेयर जो हर क्वार्टर प्रॉफिट बना रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो 4 साल 5 साल आगे चला गया है। तो अरुण जी की इस बात से मैं एकदम सहमत हूं, जो स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड लग रहा है वहां से निकलिए, जो स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड या रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है उस पर रहेंगे। अच्छे स्टॉक भी नहीं तो आपको रिटर्न नहीं देंगे और बुरे स्टॉक भी आपको रिटर्न दे देंगे। बुरे स्टॉक से याद आया, अरुण जी ने अभी 1-2 एग्जांपल दिए, जो ऐसे वैसे स्टॉक भी चल रहे हैं। 2008 का याद दिला रहा है, ये 2008 का नहीं अरुण जी, 2005 का भी याद दिला रहा है। 2004 के बाद से ही उल्टे पुल्टे स्टॉक चलने स्टार्ट हो गए थे, ये तो जस्ट चालू हुआ है। मुझे लगता है 2004 से लेकर 2008 का जो बुल रन है वो अभी तक तो किसी ने देखा भी नहीं है। वो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा मार्केट कहाँ है, आप तो महंगा महंगा बोल रहे थे, आज हम महंगा महंगा बोल रहे हैं। अगर वो मार्केट को किसी ने देखा है तो इस मार्केट को कोई महंगा नहीं बोलेगा। वो इतनी तेजी से मार्केट ग्रो हुआ था। तो एक बार मुझे लगता है ये इस डिकेड का, इस इंडिया के इक्विटी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन होने वाला है, चाहे वो टाइम वाइज हो चाहे वो प्राइस वाइज हो, वो होने वाला है। अब लास्ट नॉट द लिस्ट, आने वाले 6-12 महीना में मुझे लगता है एफआईज घूम के आएंगे। और जैसे अनिल जी बोल रहे थे, जो म्यूचुअल फंड डेटा है वो 21,000 करोड़ ऑलमोस्ट आ रहा है हमारे पास। अभी कल का डेटा है, पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार, मैंने ट्वीट भी किया है, डीआईज का होल्डिंग एफआई से ज्यादा हो गया है मार्केट में। कल हुआ है, डीआईज की होल्डिंग एफआई से ज्यादा हो गया है। और जब हम सिर्फ 3 करोड़ डीमैट अकाउंट है और 9 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट है,
अभी तो 40-50 करोड़ का फैमिली है और 140 करोड़ के जनता है हम लोग, करेक्ट। जितना जितना ये इक्विटी कल्चर बढ़ेगा उतना ये बढ़ने वाला है, ये जस्ट शुरुआत है। तो पैसा भर भर के मार्केट में आने वाला है, तो ये बबल भी क्रिएट करेगा, क्योंकि स्टॉक तो वही है, तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो इसका काउंटर क्या है, बबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे 6-12 महीने में बहुत सारे नए आईपीओ आने वाले हैं, तो पैसा बहुत सारे वहां पर भी डिवाइड होगा। अगर ये आईपीओ नहीं आएंगे तो मार्केट में 1.5-2 साल में बबल बनना है। अगर आईपीओ भर भर के आते हैं तो ये बबल इतनी जल्दी नहीं बनेगा। अब वो देखना है आईपीओ कितने आ रहे हैं और कितने बढ़ रहे हैं, तो सारे नजर में है। राइट नाउ मैं सुपर बुलिश हूं मार्केट में, खाली बुलिश नहीं हूं, सुपर बुलिश हूं फॉर 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना और 40 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा बहुत बनने वाला है। खाली राइट स्टॉक में आपको बैठना है। जी ठीक है, तो बहुत ही विस्तार में हमने बाजार को समझ लिया है और लॉन्ग टर्म आस्पेक्ट क्या दिखाई दे रहा है इस टाइम पे वो जानकारी भी ले ली है। चलते हैं सेकंड